It is known as total expenditure method, total outlay method, या टोटल रेवेन्यू मेथड। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे टोटल रेवेन्यू मेथड कहते हैं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड कहते हैं। कल हमने परसेंटेज मेथड पे बात कर ली थी, आपने ले ली थी वो क्लास। तो इलास्टिसिटी कितनी आएगी उस पर डिसीजन निर्भर करता है, और वो निकालने के लिए परसेंटेज मेथड था। परसेंटेज मेथड कब लगता है? जब प्राइस और क्वांटिटी दोनों गिवन हो। अगर ये मेथड कब लगेगा? अबव मेथड इज यूज्ड व्हेन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर आर गिवन। प्राइस दिया है और टोटल एक्सपेंडिचर। जबकि इलास्टिसिटी किसके बारे में बात करती है? चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी मिसिंग है। अगर प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिए हुए हैं तो कोई बात ही नहीं है, परसेंटेज मेथड लग जाएगा और उससे हम चेंज इन क्वांटिटी इजीली पता लगा लेंगे। लेकिन अगर चेंज इन क्वांटिटी गिवन नहीं है, मतलब क्वांटिटी गिवन नहीं है, तो हमें क्वांटिटी गैस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इलास्टिसिटी निकालनी है तो वो चेंज इन क्वांटिटी है, तो उसको गैस करना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर होता है। मैं आपको बोलता हूँ 10 रुपये पे 100 रुपये खर्चा हो रहा है और 20 रुपये पे 150। जब मेरा प्राइस 10 रुपये है तो टोटल एक्सपेंडिचर 100 रुपये हो रहा है एज ए कंज्यूमर। या ऐसे समझिए, जब प्राइस 10 रुपये है तो बिजनेसमैन रेवेन्यू ले रहा है 100 रुपये। आप कंज्यूमर, मैं बिजनेसमैन, आप खर्चा करोगे, मैं रेवेन्यू लूँगा। तो 10 रुपये प्राइस करने पर मुझे 100 रुपये का रेवेन्यू आता है। जब मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ तो रेवेन्यू 150 आता है। अब मुझे जानना है इलास्टिसिटी क्या है। तो इलास्टिसिटी के लिए मुझे क्या जानना होगा? क्वांटिटी। या तो एक तरीका ये है, मैं ये क्वांटिटी निकाल लूं और इन दोनों के बेसिस पर मैं परसेंटेज मेथड लगा दूं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है मैं क्वांटिटी ना निकालूं और इन दोनों की मदद से भी मैं क्वांटिटी का चेंज गैस कर लूं। दैट इज नोन एज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। यानी आप बात समझ रहे हैं? आप चाहें तो क्वांटिटी निकाल लीजिए। अगर आप क्वांटिटी निकाल लेंगे तो बात ही खत्म हो गई। प्राइस और क्वांटिटी दोनों आ गए तो फिर परसेंटेज मेथड लगा ही सकते हैं। और वरना इस चक्कर में पड़िए ही मत। इन दोनों की मदद से इसका गैस कर लेंगे आप इलास्टिसिटी क्या होगी। उसके लिए कौन सा मेथड यूज होगा? टोटल एक्सपेंडिचर। इसको मैं 3 तरीके से समझाता हूं आपको। आपको ये टेबल कॉपी करना है जरा। इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस, ये टेबल एक कॉपी करना है। और इसको मैं आपको 3 तरीके से समझाऊंगा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इलास्टिसिटी कैलकुलेट होने के बाद ही डिसीजन हो पाएगा कि प्राइस बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है एज ए बिजनेसमैन। तो फर्स्टली वी नीड टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी। जब तक वो पता नहीं होगा, हमें यही नहीं पता लगेगा हमें प्राइस बढ़ाने हैं अपने गुड्स के या नहीं बढ़ाने। प्राइस लिखिए टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर। ये 12th में था कॉन्सेप्ट।
ये कॉन्सेप्ट 12th में था। प्राइस 10 से 20 हो गया, खर्चा 100 से 150 हो गया। प्राइस 20 से 10 हो गया, खर्चा 150 से 100 हो गया। हमें इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होगी, 3 तरीके समझाऊंगा, एट द एंड 15-20 मिनट के बाद आपको कंसेप्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो बीच बीच में दिक्कत आए तो सुनते रहिए। एक जनरल साइकोलॉजिकल एक कॉन्सेप्ट, कॉमन सेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे बात करें, हम सारे बिजनेसमैन मानेंगे पहले तो इस सब्जेक्ट में अपने आप को। हमने प्राइजेस बढ़ा दिए, प्राइजेस बढ़ा दिए और हमारा रेवेन्यू भी बढ़ गया। इसे रेवेन्यू मान लेते हैं, रेवेन्यू मान लो, ये कंज्यूमर होगा तो एक्सपेंडिचर होगा, बिजनेसमैन है। प्राइजेस बढ़ा दिए और रेवेन्यू भी बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ाने पे तो हमेशा ही रेवेन्यू बढ़ेगा। प्राइस बढ़ाने पे रेवेन्यू कब कम होता? क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैंने किसी चीज के प्राइस बढ़ा दिए और रेवेन्यू कम हो गया, जितना पैसा आना है वो नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी कम हो गई। लेकिन अगर मैंने प्राइस बढ़ाया और रेवेन्यू भी बढ़ गया, इसका मतलब क्वांटिटी में चेंज हुआ मगर बहुत ज्यादा नहीं। भाई मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, इसका मतलब जिन बच्चों को छोड़ना चाहिए था उन बच्चों ने छोड़ा नहीं, तो प्राइस बढ़ाने का सीधा सीधा मुझे फायदा हो गया। या छोड़ा तो बहुत कम बच्चों ने छोड़ा, तो ऐसी कंडीशन का मतलब क्वांटिटी में चेंज बहुत ज्यादा हुआ या बहुत कम हुआ? बहुत कम हुआ। तब भाई मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस जब भी प्रिंसिपल लगाते हैं थोड़ा सा दिक्कत आती है हमेशा, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। प्राइस बढ़ा रहे हैं और रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब क्वांटिटी कम हुई या नहीं हुई? बहुत थोड़ी बहुत फर्क पड़ा होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पहले मैं आपसे ऐसे समझिए, पहले मैं आपसे 25,000 रुपए ले रहा था और 50 बच्चे पढ़ा रहा था, 12,50,000 का बैच था। मैंने 50,000 फीस कर दी और मेरा रेवेन्यू 20 लाख हो गया। यानी प्राइस बढ़ाने पर मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब क्वांटिटी कम तो हो रही है, बट अगर ये डबल हो रहा है तो ये उस प्रोपोर्शन में कम नहीं हो रहा। यानी क्वांटिटी पे फर्क पड़ रहा है पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। जब क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कौन सी इलास्टिसिटी है ये? इनइलास्टिक। यानी फर्क पड़ा पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बताइए ऐसे में प्राइस बढ़ाना चाहिए मुझे या नहीं बढ़ाना चाहिए? और मैंने जब पहले दिन आपको पढ़ाया इनइलास्टिक में, यानी कल मैंने आपको पढ़ाया इनइलास्टिक में प्राइस हमेशा क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। तो यहां हम बोलेंगे E इज लेस देन 1। प्राइस बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब कॉमन सेंस के बेसिस पे क्वांटिटी पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर कॉमन सेंस डेवलप हो गया तो भी कहानी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव पेपर है, लिखना कुछ नहीं है, कॉमन सेंस डेवलप करिए, हो जाएगा। प्राइस गिर रहा है, खर्चे भी गिर रहे हैं, रेवेन्यू भी गिर रहा है। एक्सपेंडिचर ना लेके, क्योंकि आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, रेवेन्यू मान लेता हूं। प्राइस गिर रहा है, रेवेन्यू गिर रहा है, जबकि मैंने तो प्राइस गिराया इसलिए था जिससे क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़े और मेरा रेवेन्यू बढ़ जाए, बट प्राइस गिरने के बाद भी मेरा रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा, इसका मतलब क्वांटिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। तो ऐसे में मुझे क्वांटिटी जानने की जरूरत नहीं है। मैं कल जो निकाल रहा था 0.8, 1.2, 1.3, उससे मैं यही तो निकाल रहा था इनइलास्टिक है, इलास्टिक है। अगर मेरा कॉमन सेंस ये पहले ही बता देता है इनइलास्टिक है, तो मुझे पता है कि प्राइस बढ़ाना चाहिए। यानी प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिरने पे तो रेवेन्यू गिरेगा ही। रेवेन्यू कब बढ़ जाएगा प्राइस गिरने पे? जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। मैं हल्के से डिस्काउंट दूं और 100-200 बच्चे बढ़ जाए तो मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं प्राइस गिराने पे स्टूडेंट नहीं बढ़ रहे तो मेरा रेवेन्यू कम ही रहेगा। तो प्राइस गिराने पे क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा।
अभी इस सेंस पर और भी काम करेंगे। प्राइस और टोटल रेवेन्यू 10 से 20 हुआ, रेवेन्यू 100 का 100 रहा। 20 से 10 हुआ, रेवेन्यू 100 का 100 रहा। मैंने प्राइस बढ़ा दिया, मेरा रेवेन्यू सेम है। बताइए क्वांटिटी में कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ? मैंने प्राइस बढ़ा दिया और फिर भी मेरे पे जितने पैसे पहले आ रहे थे उतना ही आ रहे हैं। क्वांटिटी भाई ऑब्वियसली, जरा यहाँ कैलकुलेशन करके देखो, 10 थी तो यहाँ 5 हो गई होगी। अरे यार रेवेन्यू उतना ही आ रहा है, तो इसका मतलब प्राइस बढ़ाने पर क्वांटिटी उसी प्रोपोर्शन में कम हो। जिस प्रोपोर्शन में मैंने प्राइस बढ़ाया, जितना प्रोपोर्शन में प्राइस बढ़ाया उसी प्रोपोर्शन में क्वांटिटी कम हो गई, इसलिए मेरा रेवेन्यू जैसा पहले था वैसे ही आज है। तो अगर दोनों की प्रोपोर्शन सेम हो प्राइस और क्वांटिटी का, तो उस इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं? इक्वल्स टू 1। एक सेकेंड, सेम प्राइस गिरा, रेवेन्यू फिर भी सेम है। तो प्राइस गिरने पे तो रेवेन्यू कम होना चाहिए था, फिर भी सेम कैसे है रेवेन्यू? तो जितना प्राइस गिराया उसी प्रोपोर्शन में क्वांटिटी बढ़ गई, सो माय रेवेन्यू इज मेंटेन्ड। तीसरा, प्राइस बढ़ाया और रेवेन्यू कम हो गया, प्राइस घटाया और रेवेन्यू बढ़ गया। प्राइस बढ़ा रहा हूं और मेरा रेवेन्यू जितना पहले आ रहा था उससे भी कम हो गया। व्हाट इट मीन्स? मैंने प्राइस बढ़ाया और जो पहले रेवेन्यू आ रहा था उससे भी बहुत कम आने लगा। इसका मतलब क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज हो गया, मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो गई। जब क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेटर देन 1। प्राइस गिरा रहा हूं और प्राइस गिरने पे मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है सेम प्रोपोर्शन में या बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। इसमें कल मैंने एग्जांपल भी दिया था, मोबाइल कंपनीज थोड़ा सा प्राइस गिराती हैं और लोगों के मोबाइल बिल जो पहले आ रहे थे उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब तो चलिए फिक्स्ड हो गया सब कुछ। पहले के जमाने में क्या होता था, मोबाइल कंपनी थोड़ा सा रेवेन्यू गिराती थी, प्राइस गिराती थी और बिल ज्यादा आ जाता था। तो लोग पूछते थे कि यार ऐसा कैसे हो गया, जब प्राइस कम हो गया तो मेरा बिल ज्यादा कैसे हो गया? तो किस वजह से ज्यादा हो गया? उसने यूज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो अब जरा एक सेंस प्रिंसिपल पे, प्राइस बढ़ रहा है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप क्वांटिटी में जितना चेंज करना चाहिए, सुन लीजिए, प्राइस बढ़ रहा है तो रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? प्रैक्टिकली बताओ, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो खर्चे बढ़ने चाहिए। कब खर्चे कम हो जाएंगे? जब हम प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी कम कर लें। अब मैं कह रहा हूं प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इसका मतलब आपने क्वांटिटी में कम, जितनी कमी करनी चाहिए उतनी करी या नहीं करी? सेंस से सोचिए, प्राइस बढ़ रहा है, पहले तो ये जनरल बात सोचिए, प्राइस बढ़ेगा तो लोगों के खर्चे बढ़ेंगे। कब कम हो जाएंगे खर्चे? जब वो क्वांटिटी को कम कर लें। अब मैं क्या कह रहा हूं, प्राइस बढ़ रहा है और आपका खर्चा भी बढ़ रहा है, इससे क्या चीज पता लग रही है? आपने क्वांटिटी में जितना चेंज करना चाहिए उतना चेंज नहीं करा। तो जब क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं करा तो दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक। प्राइस बढ़ रहा है और आपके खर्चे मेंटेन्ड है, प्राइस बढ़ने पे तो खर्चे बढ़ने चाहिए थे, मेंटेन्ड कैसे हो गए? आपने क्वांटिटी कम कर ली, जितना प्राइस का इंपैक्ट आया उसी प्रोपोर्शन में आपने क्वांटिटी कम कर ली। प्राइस बढ़ रहा है और आपका खर्चा कम हो गया, ये कैसे हो सकता है? जब आपने क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम कर दी, तो दैट इज इलास्टिक। तो अगर कॉमन सेंस प्रिंसिपल बोले प्राइस बढ़ रहा है खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो आप खुद सोचेंगे प्राइस बढ़ने पे खर्चे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मैंने क्वांटिटी में बहुत ज्यादा
कंट्रोल नहीं किया, दैट इज इनइलास्टिक। क्वांटिटी में अगर ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे तो इनइलास्टिक। प्राइस बढ़ने के बाद भी एक्सपेंडिचर मेंटेन्ड है, तो इसके अंदर जितना प्राइस बढ़ा उतना ही मैंने क्वांटिटी कम कर ली, यूनिटरी है। और प्राइस बढ़ने में मेरे खर्चे कम हो गए। प्राइस बढ़ने पे खर्चे कम कैसे हो सकते हैं? आपने क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया। एक तो आप अपने सेंस से इसे डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, आप एरोज नोट कर लीजिए, ये बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये घटा, ये भी घटा। अगर एरोज सेम है तो इनइलास्टिक है। चाहे प्राइस बढ़ने का केस है चाहे घटने का, अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर में सेम रिलेशनशिप है देन यू हैव टू से इट इज एन इलास्टिक। अगर एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा चाहे बढ़ने या घटने पे, यू हैव टू से यूनिटरी इलास्टिक। अगर इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक। यानी एक तो कॉमन सेंस से आइडिया लगा लीजिए, इसके अलावा अगर एरोज सेम है इन इलास्टिक, एरोज इनवर्स है इलास्टिक, और प्राइस बढ़ने घटने का एक्सपेंडिचर सेम आ रहा है यूनिटरी। ये तो ज्यादा इजी होगा तो रटना है। इसके अलावा अगर कहीं फंस रहे हैं, एरोज का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, नोट हो गया। अगर आप कहीं फंस रहे हैं और आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्वांटिटी निकाल लीजिए, खत्म करिए। 10, 5 इनके बेसिस पर प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिए हैं। भाई क्वांटिटी आपने गैस कर ली, प्राइस 10 था, खर्चा 100 था, तो क्वांटिटी कितनी होगी 10। प्राइस 20 है, खर्चा 100 है, तो क्वांटिटी कितनी होगी 5। इसके बेसिस पे आप इलास्टिसिटी निकाल लीजिए परसेंटेज मेथड से। परसेंटेज मेथड में बेस्ट वैसे आर्क है, क्योंकि सब्सटेंशियल चेंजेस पे ही निकालते हैं, तो आर्क मेथड से जरा निकालिए यहाँ पे। यानी मैं लिख देता हूँ प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। खर्चा 100 का 100 था, मुझे इलास्टिसिटी जाननी है, तो मैंने क्वांटिटी गैस कर ली। अब जब प्राइस और क्वांटिटी दोनों गिवन है तो मैंने कौन सा मेथड लगा दिया? परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड के हिसाब से Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। एक यूनिटरी आ रहा था, सब में गैस कर लीजिएगा। गलत कैसे होगा? अगर आप किसी भी मोड से वो पकड़ाता है आपको ये वाला, तो आप तो यार कल से जो सीख रहे हैं आप तो निकाल देंगे। इलास्टिसिटी निकाल के होगा क्या भाई? इलास्टिसिटी जब निकालोगे तभी तो डिसाइड कर पाओगे प्राइसेस बढ़ाने या नहीं बढ़ाने। अब वैसे बताओ, मैं अगर आपकी फीस डबल कर रहा हूं, कुछ बच्चे मुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले मैं 12 लाख का बैच पढ़ा रहा था, 15 का पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चे बुरा मान के चले जाएंगे। मान जाए बुरा? भाई मैं तो धंधा कर रहा हूं ना, अगर मेरे को रेवेन्यू आ रहा है तो बढ़ेगा, तो इसका मतलब प्राइस बढ़ने पर अगर मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है तो इसका मतलब ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रहा, क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। दैट इज इन इलास्टिक, प्राइस शुड बी रेज्ड। अगर मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं और मेरा रेवेन्यू कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? काफी सारे स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया, तो क्या मुझे प्राइसेस बढ़ाने चाहिए? इलास्टिक हो गया। इलास्टिक में कभी भी प्राइस बढ़ाने नहीं चाहिए। तो आप इसे किसी भी तरीके से डील कर लीजिए। एरोस से मेरे ख्याल से जल्दी कर लेंगे। सेम एरो इन इलास्टिक, इनवर्स एरो इलास्टिक, एक्सपेंडिचर सेम, यूनिट। तो मैंने हर तरीके से आपको समझा दिया। सीधे से क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल वाले बच्चे मोबाइल में खोल लें क्वेश्चन। देखिए जल्दी सुधरना पड़ेगा वरना दिक्कतें आएंगी। आप आइए क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर 2.85। मिला 29?
पेज नंबर 2.85, डिक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। अच्छा, आपने 12वीं में एक्सपेंडिचर पढ़ा था सब जगह, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो मेनली यहां पर क्या होना है, रेवेन्यूज। हम सारे पहले दिन ही बोला था हम सब एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो प्राइस कह रहा है गिर रहा है और रेवेन्यू बढ़ रहा है, और अगर मैं आपसे ऐसी कंडीशन में इलास्टिसिटी जानना चाहता हूं तो मोर देन वन है, दैट इज इलास्टिक है, मोर देन वन है। इनवर्स रिलेशनशिप में क्या आएगा, प्राइस घटने पे रेवेन्यू कैसे बढ़ गया, इसका मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज हो गई, इलास्टिक है। अब चेक करते हैं, कह रहे हैं डिक्रीज इन प्राइस से इंक्रीज इन रेवेन्यू का रिजल्ट आएगा इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस। नहीं, इलास्टिक का मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर, तो पहला गलत हो गया। परसेंटेज चेंज इन क्यूडी इज ग्रेटर, हाँ ये बात सही है, इलास्टिक है ना, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन इलास्टिक गलत हो गया। कंज्यूमर इज ऑपरेटिंग अ लीनियर डिमांड कर्व एट पॉइंट, ये इससे अभी कोई मतलब नहीं, ये अभी ज्योमेट्रिक मेथड में इस बात को बताऊंगा मैं। बहरहाल बी आंसर सही हो गया आपका। डी वाले पॉइंट को ज्योमेट्रिक मेथड में समझेंगे, अभी एक मेथड आना है ना, उसमें डिमांड कर्व बताएंगे, लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है। 30, प्राइस बढ़ गया और हमारा रेवेन्यू भी बढ़ गया। कह रहा है प्राइस बढ़ाने पे हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये क्या मतलब हुआ, इन डिमांड इज इन इलास्टिक, यानी उतना चेंज नहीं हुआ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, पहला ही सही है, फिर वो बाकी वो बी सी डी सही नहीं है, ए ठीक हो गया। 28, पॉइंट इलास्टिसिटी कहां यूजफुल है। कल मैंने दो बताए थे, एक पॉइंट एक आर्क। आर्क कब यूज होता है, जब सब्सटेंशियल सिग्निफिकेंट चेंज हो और हमें रिजल्ट जानने हो, और पॉइंट मेथड कब यूज करते हैं, जब कोई सिग्निफिकेंट चेंज ना हो। देखिए, बुक स्टोर डबल करना चाह रहा है प्राइस, सिग्निफिकेंट तो यहां तो आर्क लगना चाहिए, एंड दे आर आस्किंग पॉइंट। रेस्टोरेंट 50% डिशेस के प्राइस गिरा के रेस्पॉन्स जानना चाहता है, सिग्निफिकेंट चेंज कर रहा है, तो रेस्पॉन्स जो नापेगा उसके लिए आर्क मेथड यूज करेगा। एक ऑटो प्रोड्यूसर है, वो 100 रुपए अपनी कार में गिरा के रेस्पॉन्स ढूंढना चाहता है, जैसे 3 लाख की कार है, कह रहा है 299 900 अगर कर दूंगा तो लोगों पे कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा, सिग्निफिकेंट चेंज है इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट, तो यहां पॉइंट मेथड यूज हो जाएगा। नन ऑफ दी अबव से कोई मतलब नहीं, सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं जो मैंने आपको बताया, को बहुत ज़्यादा बस क्लास ध्यान से सुननी है, कॉन्सेप्ट सब समझ में रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, इको से आसान। हाँ मैंने होमवर्क भी तो दिया था, 22-23 क्वेश्चन दिए थे, दोनों में ही उसने आर्क मेथड यूज करने के लिए बोला था, तो Q1 माइनस Q2 वाला यूज किया होगा, ले लीजिएगा क्लास अगर रहना है। क्वेश्चन 19, इनमें से चार, ये जो 4 पॉसिबिलिटीज दी हैं, कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी है जिससे एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। विच वन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, यानी टोटल एक्सपेंडिचर मुझे बढ़ाना है। टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है और मुझे इन 4 में से देखना है किस जगह पे मेरा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इनकी पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं, प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर। यूनिटरी इलास्टिक के केस में टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेम रहता है, तो मुझे तो बढ़ाना है, तो यानी पहली वाली पॉसिबिलिटी तो गलत हो जाएगी, क्योंकि पहली वाली पॉसिबिलिटी में कभी भी रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर बढ़
नहीं सकता। रेवेन्यू बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर है। तो कह रहा है ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी होगी जब हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो अगर यूनिटरी इलास्टिक है तो एक्सपेंडिचर चाहे प्राइस में कुछ भी चेंज करिए सेम रहेगा, इसलिए आंसर हो गया गलत। डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक में एरोस कैसे होते हैं, इनवर्स। डिमांड इलास्टिक है और प्राइस बढ़ रहा है। अच्छा दूसरा ले लेता हूं, दूसरा प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड इलास्टिक है तो एक्सपेंडिचर कम होगा, लेकिन मुझे ढूंढना था एक्सपेंडिचर बढ़ेगा किसमें। उन्होंने पूछा है किस केस में टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो चारों पॉसिबिलिटीज को चेक करिए, इसलिए मैंने एरो वाला कॉन्सेप्ट सिखाया आपको। मैं सिर्फ कॉमन सेंस पे नहीं रोका था, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन एरो से ही क्लियर हो पाएंगे। तो इलास्टिक का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज इनवर्स। प्राइस बढ़ेगा टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा, जबकि हमें टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला केस चाहिए था, यानी ये भी केस गलत हो गया। डिमांड इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक का मतलब एरोज सेम होंगे। प्राइस गिर रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर गिरेगा, हमें ये चाहिए था, ये भी गलत हो गया। तो फोर्थ पढ़े या ना पढ़े फोर्थ सही होगा, मगर फिर भी डिमांड इन इलास्टिक है यानी एरोज सेम होंगे, प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ये हमें मिल गया। सो आंसर इज 4 डी। बात समझ में आ गई। जो बच्चे नॉन इकोनॉमिक्स हैं, कुछ पता तो नहीं लग रहा कि इको कोई बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है इसमें, सब जनरल कंसेप्ट है। जो व्यापार कर रहे हैं वो पहले इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ के करते होंगे धंधा, या कॉमन सेंस, इन सब नॉर्मल प्रिंसिपल, ये सब जनरल बातें हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 19th ये देखिए, इसको करिएगा ऐसे ही। एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे, चलो और तो नहीं है। बस ये पॉइंट था, इसमें आप टोटल एक्सपेंडिचर में बुक में पढ़ लीजिएगा। बुक में पेज 2.41 पे है टोटल आउटले मेथड, 4142, इसे लाइन टू लाइन पढ़ लीजिएगा। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मेरे पढ़ाने से हो ही चुके हैं आपके। 29 एंड 30 में नहीं हूँ और कल संडे है। फर्स्ट से ही मेरी क्लास प्रॉपरली शुरू होनी थी, क्योंकि 30 तारीख तक मेरे कुछ और जो जिन बच्चों के अब मई में पेपर है उनके साथ एक्स्ट्रा शेड्यूल्स चल रहे हैं। फर्स्ट में से टाइम भी होगा, तब हम आपको पढ़ा देंगे डिटेल्ड। नेक्स्ट लास्ट क्लास है इलास्टिसिटी की, अगली क्लास में इलास्टिसिटी पूरा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा